रिच डैड पुअर डैड चैप्टर नंबर 3। पैसे की समझ क्यों सिखाई जानी चाहिए। सन 1990 में मेरे सबसे अच्छे दोस्त माइक ने अपने डैडी का लंबा चौड़ा कारोबार संभाल लिया है और उसे अपने डैडी से ज्यादा कामयाबी मिल रही है। हम एक दूसरे से साल में 1-2 बार गोल्फ कोर्स पर मिलते हैं। वह और उसकी पत्नी इतनी ज्यादा अमीर है कि आप इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। अमीर डैडी का साम्राज्य बहुत सुरक्षित हाथों में है और अब माइक अपने बेटे को उसी तरह सिखा रहा है जिस तरह से उसके डैडी ने हमें सिखाया था। 1994 में मैं 47 साल की उम्र में रिटायर हो गया और मेरी पत्नी किम उस वक्त 37 साल की थी। रिटायरमेंट का यह मतलब नहीं कि हम काम नहीं करते या आगे काम नहीं करेंगे। इसका महत्व यह है कि जब तक कोई चमत्कार ही न हो जाए तब तक हम काम करने या न करने के लिए आजाद हैं। इसका कारण यह है कि हमारी दौलत अपने आप बढ़ती रहती है। मुद्रा स्थिति की दर से कहीं ज्यादा तेज रफ्तार से। मुझे लगता है कि आजादी इसी को कहते हैं। हमारी दौलत इतनी ज्यादा है कि अपने आप बढ़ सकती है। पेड़ लगाने की तरह है, आप सालों तक इसे पानी देते हैं और एक दिन इसे आपकी जरूरत नहीं रह जाती। इसकी जड़ें जमीन में काफी गहराई तक पहुंच जाती हैं। इसके बाद पेड़ आपके सुख के लिए छाया और फल देता है। माइक ने साम्राज्य चलाने का विकल्प चुना और मैंने रिटायर होने का। जब भी मैं लोगों से बातें करता हूँ तो वे अक्सर मुझसे सलाह मांगते हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए, शुरुआत कहाँ से और कैसे की जाए, आपकी नज़र में कौन सी पुस्तक अच्छी रहेगी। हम अपने बच्चों को यह सबसे अमीर बिजनेसमैन 1923 में हमारे सबसे महान नेता और सबसे अमीर बिजनेसमैन शिकागो में एजवाटर बीच पर इकट्ठे हुए। ये लोग बहुत मशहूर थे। चार्ल्स श्वाब सबसे बड़ी स्टील कंपनी के मुखिया थे। सम्यूल इंस्टीट्यूट दुनिया की सबसे बड़ी यूटिलिटी के अध्यक्ष थे। हावर्ड हॉब्सन सबसे बड़ी गैस कंपनी के मुखिया थे। आइवर क्रूजर दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक इंटरनेशनल मैच कंपनी के अध्यक्ष थे। लियान फ्रेजर बैंक इंटरनेशनल सेटलमेंट के अध्यक्ष थे। रिचर्ड व्हिटनी न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज के मुखिया थे। आर्थर कॉटन और जैसी लिवरमोर सबसे बड़े 2 स्टॉक स्पेकुलेटर्स शेयर का कारोबार करने वाले थे। और अल्बर्ट फॉल प्रेसिडेंट हार्डी के कैबिनेट मंत्री थे। 25 साल बाद इनमें से 9 लोगों का अंत इससे हुआ। श्वाब 5 साल तक कर्ज में डूबे रहने के बाद गरीबी में मरे। इंस्टीट्यूट की मौत विदेश में दिवालियेपन की हालत में हुई। क्रूजर और कॉटन भी गरीबी में मरे। मेरा हॉब्सन पागल हो गए। व्हिटनी और अल्बर्ट फॉल उस समय जेल से रिहा हुए थे। फ्रेजर और लिवरमोर आत्महत्या कर चुके थे। शायद कोई भी ठीक से यह नहीं बता सकता कि इन लोगों के साथ ऐसा क्यों हुआ था। तो 1923 की बात है। हम इतना अंदाजा तो लगा सकते हैं कि यह 1929 के मार्केट क्रेश और बड़ी आर्थिक मंदी के ठीक पहले का समय था। मंदी का इन लोगों पर निश्चित रूप से बहुत ज्यादा असर हुआ होगा। देखने वाली बात यह है कि आज हम इन लोगों से ज्यादा मुश्किल समय में जी रहे हैं। परिवर्तन ज्यादा तेजी से हो रहे हैं और पूरी दुनिया में हो रहे हैं। मुझे लगता है कि आने वाले 25 सालों में बहुत से ऐसे उतार चढ़ाव आएंगे जो इन लोगों द्वारा झेले गए उतार चढ़ाव की तरह ही होंगे। मुझे यह चिंता है कि बहुत से लोग सिर्फ पैसे पर अपना ध्यान लगाए बैठे हैं और अपनी सबसे बड़ी दौलत पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, जिसका नाम है शिक्षा। अगर लोग लचीले होने के दिमाग खुला रखने और सीखने के लिए तैयार रहे तो इन परिवर्तनों के बावजूद वे बहुत अमीर बन सकते हैं। अगर लोग यह सोचेंगे कि पैसा ही उनकी समस्याओं को सुलझा सकता है तो ऐसे लोगों के लिए आगे आने वाला समय बहुत परेशानी भरा होगा। बुद्धि से समस्याएं सुलझती हैं और पैसा आता है। अगर आपके पास पैसे की समझ नहीं है तो पैसा चाहे आ भी जाए पर ज्यादा देर तक नहीं टिकता। ज्यादातर लोग जिंदगी भर यह नहीं समझ पाते कि असल बात यह नहीं है कि आप कितना पैसा कमा पाते हैं, बल्कि यह है कि आप कितना पैसा रख पाते हैं। हमने लॉटरी जीतने वाले उन गरीब लोगों की कहानियां सुनी है वे अचानक अमीर बन जाते हैं पर कुछ समय बाद वे फिर से गरीब हो जाते हैं। ये लोग लाखों करोड़ों जीतते हैं फिर भी वे लौट कर वही आ जाते हैं।
जहाँ से उन्होंने शुरू किया था। आपने उन व्यावसायिक एथलीट्स की कहानियां भी पढ़ी होगी जो 24 साल की उम्र में हर साल करोड़ों डॉलर कमाते हैं, 34 साल की उम्र में उन्हें पुल के नीचे सोना पड़ता है। आज एक ही अखबार में एक युवा बास्केटबॉल खिलाड़ी की खबर छपी है जो 1 साल पहले करोड़ों का मालिक था। आज वह यह शिकायत करता है फिर रहा है कि उसके 200 वकीलों और अकाउंटेंट्स ने उसके पैसे हड़प लिए और इसकी वजह से आज उसे बहुत कम मजदूरी पर कार धोने का काम करना पड़ रहा है। सिर्फ 29 साल का है, उसे कार धोने के काम से भी निकाल दिया गया है। इसकी वजह यह थी कि उसने कार साफ करते समय अपने चैंपियनशिप रिंग उतारने से मना कर दिया और इसीलिए उसकी खबर अखबार में छप गई और वो अपने निकाले जाने का विरोध कर रहा है और कहता है कि यह भेदभाव है। अंगूठी ही तो उसकी महान जिंदगी की इकलौती निशानी है। उसका कहना है कि अगर आप उसकी अंगूठी उतरवा लेंगे तो उसके पास जिंदा रहने का कोई सहारा नहीं बचेगा और वह मर जाएगा। 1997 दैट मीन्स 1997 में मैं ऐसे बहुत से लोगों को जानता हूँ जो नए नए करोड़पति बन रहे हैं। एक बार फिर यह 1920 के उछाल वाले दशक की याद दिला देता है। हालांकि मैं खुश हूँ इतने ज्यादा लोग अमीर बनते जा रहे हैं, परंतु मैं उन्हें चेतावनी देना चाहता हूँ कि लंबे समय में यह महत्वपूर्ण नहीं है कि आपने कितना पैसा कमाया, बल्कि महत्वपूर्ण यह है कि आपने कितना पैसा रखा और आपने कितनी पीढ़ियों तक उस पैसे को सहेजा। तो जब लोग मुझसे पूछते हैं हम किस तरह शुरू करें या मुझे बताइए कि जल्दी से अमीर कैसे बना जा सकता है, तो वे मेरे जवाब में बहुत निराश होते हैं। मैं उनसे सिर्फ यही कहता हूँ जो मेरे अमीर डैडी ने मुझसे बचपन में कहा था, अगर तुम अमीर बनना चाहते हो तो तुम्हारे पास पैसे की समझ होनी चाहिए। जब भी मैं अमीर डैडी से मिलता था तो यह विचार मेरे दिमाग में हर बार ठोका जाता था। जैसे मैंने कहा मेरे पढ़े लिखे डैडी हमेशा किताबें पढ़ने के फायदे बताते रहते थे। दूसरी तरफ मेरे अमीर डैडी वित्तीय साक्षरता या पैसों की समझ विकसित करने पर जोर देते थे। अगर आप एम्पायर स्टेट बिल्डिंग बनाने जा रहे हैं तो सबसे पहले आपको एक गहरा गड्ढा खोदना पड़ेगा और एक मजबूत नींव डालनी होगी। अगर आप किसी उपनगर में एक घर बनाने जा रहे हैं तो आपको सिर्फ 6 इंच का कंक्रीट का स्लैब डालना होगा। ज्यादातर लोग अमीर बनने के चक्कर में 6 इंच के स्लैब पर एम्पायर स्टेट बिल्डिंग खड़ी करना चाहते हैं। हमारा स्कूल सिस्टम उस जमाने का है जब खेती किसानी अर्थव्यवस्था का आधार थी। आज भी यह बिना नींव के घरों में भरोसा करता है। धूल का फर्श आज भी लोकप्रिय है, इसीलिए स्कूल से निकलने वाले बच्चों की कोई आर्थिक नींव नहीं होती है। एक दिन जब उन्हें नींद नहीं आती और वे कर्ज में डूब जाते हैं तो वे अमेरिकी सपने को देखते हैं और यह फैसला करते हैं कि पैसे की जो समस्या उनके सामने खड़ी है उसे अमीर होकर सुलझाया जा सकता है। इमारत बनना शुरू हो जाती है तो तेजी से ऊपर बढ़ती है। जल्द एम्पायर स्टेट बिल्डिंग के बजाय हमारे पास सबर्बिया का लीनिंग टावर होता है। हमारी रातों की नींद एक बार फिर उड़ जाती है। माइक और मेरे लिए दोनों ही विकल्प संभव थे क्योंकि हमारी आर्थिक नींव मजबूत थी और पैसे की समझ हमें बचपन से ही सिखाई गई थी। देखा जाए तो अकाउंटिंग शायद दुनिया का सबसे बड़ा बोरिंग विषय है। यह बहुत उलझन भरा विषय है, परंतु अगर आप लंबे समय तक अमीर बने रहना चाहते हैं तो यह सबसे महत्वपूर्ण विषय भी है। सवाल यह है कि आप इस बोरिंग और उलझन भरे विषय को अपने बच्चे को किस तरह सिखा सकते हैं। इस सवाल का जवाब है इसे आसान बनाकर पहले इसे तस्वीरों के जरिए सिखाएं। अमीर डैडी ने माइक और मेरे लिए एक मजबूत आर्थिक नींव डाली थी क्योंकि हम लोग छोटे बच्चे थे, इसलिए उन्होंने हमें सिखाने का एक आसान तरीका ईजाद किया। सालों तक वे केवल चित्र बनाते रहे और उनके साथ शब्दों का इस्तेमाल करके हमें समझाते रहे। जब माइक और मैंने उन आसान डायग्राम्स की मदद से आर्थिक शब्दावली और पैसे के खेल को समझ लिया तो इसके कई सालों बाद अमीर डैडी ने अंकों को जोड़ना शुरू किया। आज माइक को जितने अकाउंटिंग विश्लेषण की जरूरत है तो उससे भी कहीं सूक्ष्म और जटिल विश्लेषण कर सकता है। उसके पास 10 अरब डॉलर का साम्राज्य है। मैं इतना ज्यादा जटिल विश्लेषण नहीं करता क्योंकि मेरा साम्राज्य छोटा है, परंतु हम दोनों की नींव आसान नींव थी।
आगे आने वाले पृष्ठों में मैं आपके सामने वही आसान से चित्र खींचूंगा तो माइक के डैडी ने हमारे लिए खींचे थे। हालांकि ये आसान है पर तो इन चित्रों के सारे उन्होंने छोटे बच्चों को खेत और गहरी नींव पर दौलत का बड़ा महल बनाना सिखा था। नियम 1, आपको संपत्ति एसेट्स और दायित्व लाइबिलिटीज का अंतर पता होना चाहिए और हमेशा संपत्ति ही खरीदनी चाहिए। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो आपको बस इतना ही जानने की जरूरत है कि यह पहला नियम है, यह इकलौता नियम है। यह बहुत आसान लगता है परंतु ज्यादातर लोगों को यह पता ही नहीं है कि यह नियम कितना महत्वपूर्ण है। ज्यादातर लोग पैसे की समस्याओं में सिर्फ इसीलिए उलझे रहते हैं क्योंकि उन्हें यह पता ही नहीं होता है कि संपत्ति और दायित्व में क्या फर्क होता है। अमीर लोग संपत्ति इकट्ठी करते हैं और गरीब और मध्यवर्गीय लोग दायित्व इकट्ठे करते हैं। और मजे की बात यह है कि उन लोगों को यह लगता है कि वे संपत्ति इकट्ठा कर रहे हैं। जब अमीर दादी ने माइक और मुझे यह बताया तो हमने सोचा कि वे मजाक कर रहे हैं। हम दो बच्चों और अमीर बनने का रहस्य जानने के लिए इतने हैरान परेशान थे जबकि उसका जवाब था इतना आसान था या इतना ज्यादा आसान था कि हमें इस बात पर सोचने के लिए बहुत देर तक ठहरना पड़ा। संपत्ति क्या होती है? माइक ने पूछा। अभी इस बारे में चिंता मत करो, अमीर दादी ने कहा। अभी सिर्फ इस विचार को अपने दिमाग में घुस जाने दो। अगर तुम इसे आसानी से समझ सकते हो तो तुम्हारी जिंदगी की एक योजना होगी और तुम्हें जिंदगी भर पैसे की कभी दिक्कत नहीं आएगी। यह आसान है इसीलिए इसे अनदेखा कर दिया जाता है। आपका मतलब है कि हमें बस इतनी ही जानने की जरूरत है कि संपत्ति क्या है और जानने के बाद हम उससे हासिल कर लें और अमीर बन जाए? मैंने पूछा। अमीर डैडी ने हामी भरी। हाँ, यह इतना ही आसान है। अगर यह इतना आसान है तो फिर हम हर आदमी अमीर क्यों नहीं बन जाता? मैंने पूछा। अमीर डैडी मुस्कुराए क्योंकि लोग संपत्ति और दायित्व और फर्क नहीं समझ पाते, नहीं कर पाते। मुझे याद है मैंने पूछा था वयस्क लोग इतने मूर्ख कैसे हो सकते हैं? अगर यह इतना आसान है और इतना महत्वपूर्ण है तो हर कोई इसे जानना या खोजना क्यों नहीं चाहता? संपत्ति और दायित्व क्या होते हैं यह समझाने में अमीर डैडी को 10 से 6 मिनट लगे। बड़े लोग को यह नियम समझाने में मुझे बहुत कठिनाई होती है क्योंकि बड़े लोग ज्यादा स्मार्ट होते हैं। मैंने अक्सर देखा है कि ज्यादातर लोग आसान विचारों को नहीं समझ पाते। इसका कारण यह है कि उनकी शिक्षा अलग तरह से हुई है। से प्रोफेशनल्स ने पढ़ाया है जैसे बैंकर्स, अकाउंटेंट्स, रियल एस्टेट एजेंट्स, फाइनेंशियल प्लानर्स इत्यादि। ज्यादातर बड़े लोगों के सामने मुश्किल होती है कि उन्हें बहुत कुछ भूलना पड़ता है और एक बार फिर से बच्चा बनना पड़ता है। एक समझदार वयस्क को अक्सर ऐसा लगता है कि आसान परिभाषाओं पर ध्यान देना मूर्खता है। अमीर डैडी किस सिद्धांत में यकीन करते थे? कीप इट सिंपल स्टूपिड। मूर्ख, इसे आसान ही रहने दो। इसलिए हम दो बच्चों को सबक को आसान बनाते थे और इस तरह उन्होंने हमारे पैसे के नींव को ज्यादा मजबूत बना दिया। तो दिक्कत या उलझन किस बात से आती है? यह इतनी आसान चीज किस तरह कठिन बन जाती है? कोई ऐसी संपत्ति क्यों खरीदता है जो असल में दायित्व होती है? इसका जवाब हमें अपनी बुनियादी शिक्षा में मिलती है। हम साक्षरता शब्द पर ध्यान देते हैं और पैसे की साक्षरता को अनदेखा कर देते हैं। कोई वस्तु संपत्ति है या दायित्व है कैसे पता चलेगा? अगर आप सचमुच झंझट में फंसना चाहें तो इन शब्दों को डिक्शनरी में देख लें। मैं जानता हूँ कि वहाँ दी हुई परिभाषाएं किसी अकाउंटेंट को अच्छी लगती होगी पर तो दिक्कत यह है कि आम आदमी उन्हें पूरी तरह से नहीं समझ पाता। फिर भी हम वयस्क लोग यह मानने में अपनी तौहीन समझते हैं कि कोई चीज हमें समझ में नहीं आ रही है। छोटे बच्चों को समझाते समय अमीर डैडी ने कहा था, संपत्ति को शब्दों के नहीं अंकों के द्वारा पढ़ा जाता है और अगर आप अंकों को नहीं पढ़ सकते तो आपको संपत्ति और जमीन में खुदे गड्ढे में कोई फर्क महसूस नहीं होगा। अकाउंटिंग में अंक महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण तो वह बात है जो अंक आपको बता रहे हैं। यह शब्दों की ही तरह है, शब्द महत्वपूर्ण नहीं होते, महत्वपूर्ण वह बात होती है जो शब्दों के जरिए बताई जाती है। कई लोग पढ़ते हैं परंतु ज्यादा समझ नहीं पाते। यह रीडिंग कम्प्रीहेंशन या पढ़े हुए को समझने की काबिलियत होती है और इस क्षेत्र में हम सबकी अलग अलग काबिलियत होती है। उदाहरण के लिए
मैंने हाल ही में एक नया VCR खरीदा। इसके साथ निर्देश पुस्तिका भी थी जिसमें समझाया गया था कि अपने VCR को किस तरह प्रोग्राम किया जाता है। मैं शुक्रवार की शाम को आने वाले अपने फेवरेट टीवी शो को रिकॉर्ड करना चाहता था, पर उस निर्देश पुस्तिका को पढ़ते पढ़ते मैं पागल हो गया। मुझे दुनिया में कोई भी काम इतना मुश्किल नहीं लग रहा था जितना कि आपने VCR को प्रोग्राम करना। मैं शब्दों को पढ़ सकता था, परंतु इसके बावजूद मुझे समझ में कुछ नहीं आ रहा था। मुझे शब्दों को पहचानने में ए मिल रहा था, परंतु उन्हें समझने में मुझे एफ मिल रहा था। और यही ज्यादातर लोगों के साथ पैसे के मामले में होता है। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो आपको अंकों को पढ़ना और उसे समझना आना चाहिए। मैंने अपने अमीर डैडी से यह बात हजारों बार सुनी है, और मैंने यह भी सुना है कि अमीर लोग संपत्ति इकट्ठा करते हैं, जबकि गरीब लोग, मध्यवर्गीय लोग दायित्व इकट्ठा करते हैं। यहाँ यह बताया जा रहा है कि संपत्ति और दायित्व में क्या फर्क होता है। ज्यादातर अकाउंटेंट और फाइनेंशियल प्रोफेशनल पर भाषाओं पर आपस में सहमत नहीं होते, परंतु यह आसान चित्र या रेखा चित्र दो छोटे बच्चों के लिए मजबूत वित्तीय नींव डालने में बड़े काम आए। बहुत छोटे बच्चों को सिखाने के हिसाब से अमीर डैडी ने हर चीज को बहुत आसान बनाया रेखा, और जहाँ तक बन पड़ा उन्होंने चित्र या रेखा चित्र का प्रयोग ज्यादा किया, शब्दों का उपयोग कम से कम किया, और अंकों का तो कई वर्षों तक इस्तेमाल ही नहीं किया। यह एक संपत्ति का साफ्लो पैटर्न है। आय व्यय आय का सीधा संबंध आपका संपत्ति से आय बनता है, संपत्ति से आय बनता है, ठीक है। इसके बाद ऊपर दिया हुआ बक्स एक इनकम स्टेटमेंट है, जिसे अक्सर लाभ और हानि का स्टेटमेंट भी कहा जाता है। क्या आमदनी और खर्च बताता है, आने वाला पैसा और जाने वाला पैसा। ठीक है, इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इस संपत्ति और दायित्वों को एक साथ मिलाकर देखा जाता है, यानी उन्हें बैलेंस किया जाता है। कुछ लोग जिन्हें पैसे की समझ नहीं होती इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट के बीच के संबंध को नहीं जानते। यह संबंध जाना बहुत जरूरी है। पैसे की तंगी की असली वजह यह होती है कि लोग संपत्ति और दायित्व के बीच के अंतर को ठीक से नहीं समझ पाते हैं। अक्सर इन दोनों शब्दों की परिभाषाएं भी समस्या खड़ी कर देती हैं। अगर आपको दुविधा में पढ़ना अच्छा लगता है तो आपको शब्दकोश उठाकर उसमें संपत्ति और दायित्व शब्दों का मतलब देख लें। अब इन परिभाषाओं का मतलब अकाउंटेंट को तो अच्छी तरह से समझ में आ सकता है, परंतु आम आदमी के लिए वैसी ही बात हो गई जैसे परिभाषा का मतलब मैंडेरिन जैसी किसी विदेशी भाषा में विदेशी भाषा में लिख दिया गया हो। आप परिभाषा में लिखे हुए शब्दों को तो पढ़ सकते हैं, परंतु उन्हें अच्छी तरह समझना कठिन है। इसीलिए जैसा मैंने पहले कहा था, मेरे अमीर डैडी ने हमेशा दोनों छोटे बच्चों को आसान परिभाषाएं सिखाई। संपत्ति वो होती है जो आपकी जेब में पैसा डालती है। अच्छी, आसान और उपयोग में आने वाली परिभाषा। संपत्ति, याद रहे, संपत्ति वो होती है जो आपकी जेब में पैसा डालती है। याद रहे बात। आसान और उपयोग में आने वाली परिभाषा, यह एक दायित्व का कैश फ्लो पैटर्न है, आय व्यय का, ठीक है। और क्योंकि संपत्ति और दायित्व को चित्रों से समझा देगा, इसलिए शब्दों में दी गई परिभाषाओं को समझना ज्यादा आसान होगा। संपत्ति वो चीज है जो मेरे जेब में पैसे डालती है। याद रहे, संपत्ति वो चीज है जो मेरे जेब में पैसे डालती है, जबकि दायित्व वो चीज है जो मेरी जेब से पैसे निकालती है। संपत्ति वो चीज है जो मेरे जेब में पैसे डालती है, दायित्व वो चीज है जो मेरे जेब से पैसे निकालती है। जैसे कि मैं 1 लाख रुपया कमाया और 1 लाख रुपये को ऐसे जगह इन्वेस्ट किया कि उस 1 लाख रुपये से भी पैसा आता रहे, ना कि अब उसको हम अपना घर खरीद दिए तो घर से क्या पैसा आएगा, या अपने काम में खत्म कर दिए उस पैसे को। तो मेरा दायित्व था अपने काम में खत्म करना, दायित्व को पूरा किया, तो उससे थोड़ी अमीर बनेंगे। अमीर बनने का मतलब 1 लाख को ऐसे जगह लगाएं कि उस 1 लाख से पैसा बने और जिससे हम अमीर होता जाएंगे। इसलिए कहा जाता है संपत्ति वो चीज है जो मेरे जेब में पैसा डालती है, दायित्व वो चीज है जो मेरे जेब में से पैसे निकालती है।
वास्तव में आपको इतना ही जानने की जरूरत है, अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो आप जिंदगी भर संपत्ति खरीदते रहिए। अगर आप गरीब या मध्यवर्गीय आदमी बनना चाहते हैं तो आप दायित्व खरीदते रहिए। इनके बीच के फर्क को न जानने से ज्यादातर लोग जीवन भर पैसे की कमी से परेशान रहते हैं। पैसों के लिए आदमी इसीलिए परेशान होता रहता है क्योंकि वह न तो शब्दों को समझ पाता है और न ही अंकों को। जिन लोगों के सामने पैसे की मुश्किलें आ रही हैं उन्हें यह समझ लेना चाहिए कि शब्दों या अंकों में ऐसा कुछ है जिसे वो पढ़ नहीं पा रहे हैं। कोई चीज ठीक से उनकी समझ में नहीं आ रही है। अमीर लोग इसीलिए अमीर होते जाते हैं क्योंकि इस मामले में वे पैसे की तंगी से परेशान लोगों से ज्यादा समझदार होते हैं। तो अगर आप अमीर बनना चाहते हैं और आसानी से दौलत को बनाए रखना चाहते हैं तो पैसों की साक्षरता और समझदारी महत्वपूर्ण है, शब्दों में भी और अंकों में भी। चित्रों में जो की लगे हुए पैसे का भाव यानी शब्दों को बताते हैं। ध्यान रखिए, सिर्फ अंकों से पूरी बात समझ में नहीं आती है और सिर्फ शब्दों से पूरी बात समझ में नहीं आती है। महत्व तो पूरी कहानी का होता है। किसी वित्तीय रिपोर्ट में अंकों को पढ़ना प्लॉट या कहानी ढूंढने की तरह ही है। पैसा कहाँ जा रहा है, इस बात की कहानी 80% परिवारों की पैसों की कहानी यह होती है कि वे अमीर बनने के लिए कड़ी मेहनत करते जाते हैं। इसका कारण यह नहीं है कि वे पैसा नहीं कमाते, असली कारण यह है कि वे जिंदगी भर संपत्ति की जगह दायित्व खरीदते रहते हैं। उदाहरण के तौर पर यह एक गरीब आदमी या घर पर रहने वाले नौजवान के कई सल्फों का पैटर्न है। मान लीजिए कि कोई आदमी है, रोजगार पा गया, ठीक, रोजगार से आया तनख्वाह पा गया, रोजगार पा गया, उसके पास आया, पैसा आया, तनख्वाह आया। अब वो पैसे से क्या करेगा, व्यय करेगा। कहाँ व्यय करेगा, टैक्स भरेगा, भोजन करेगा, भोजन के लिए करेगा, किराया, रूम किराया, रेंट भरेगा, कपड़े पहनेगा, मनोरंजन करेगा, इधर उधर घूमेगा, ऐश करेगा, ठीक। तो आदमी के पॉकेट से पैसा जा रहा तो वह दायित्व कमा रहा है, ठीक। इसके बाद अगर कोई आदमी पैसा पाया और उसको बेफजूल का खर्च करने की वजह के जगह पैसा इन्वेस्ट किया जहाँ पर पैसा से पैसा बना, तो वह पैसा नहीं कमा, वह दायित्व नहीं कमा रहा है, वह वहाँ पर पैसा कमा रहा है क्योंकि उससे उसके पॉकेट में पैसा आएगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा। तो आगे समझाते हैं। अब अमीर आदमी में क्या होता है कि अमीर आदमी रोजगार पा गया, रोजगार से उसके पास आय का स्रोत बन गया, कुछ पैसा आने लगा। अब वो पैसा को क्या करेगा कि अब संपत्ति, उस पैसे से संपत्ति कमाएगा, न कि दायित्व कमाएगा, ठीक। अब आगे 1 मिनट। जैसा कि आप देख सकते हैं कि हममें से हर एक को जिंदा रहने के लिए खर्च करना पड़ता है। हम सभी को रोटी, कपड़े और मकान की जरूरत होती है। चित्र बताते हैं कि गरीब, मध्यवर्गीय और अमीर आदमी की जिंदगियों में पैसा किस तरह आता जाता है। तो सफलों पूरी कहानी बता देता है। इस कहानी में यह बताया जाता है कि वह आदमी अपने पैसों को किस तरह इस्तेमाल करता है। एक बार पैसा हाथ में आ जाने के बाद वह उस पैसे को क्या करता है। मैंने अपनी कहानी अमेरिका के सबसे अमीर व्यक्तियों से इसीलिए शुरू की ताकि मैं यह बता सकूं कि इतने सारे लोग की सोच में कहाँ गलती होती है। गलतियाँ होती है कि यह मानते हैं कि पैसे से सारी समस्याएं सुलझ जाती हैं। इसीलिए जब लोग मुझसे फटाफट अमीर बनने के लिए मुझसे पूछते हैं तो मैं कांप जाता हूँ, या यह कि उन्हें कहाँ से शुरू करना चाहिए। मैं अक्सर सुनता हूँ मैं कर्ज में हूँ इसलिए मुझे और ज्यादा पैसे कमाने चाहिए, परंतु यह देखने में आया कि ज्यादा पैसे से समस्या नहीं सुलझती। सच कहा जाए तो इससे समस्या और ज्यादा बढ़ सकती है। पैसा हमारी इंसानी कमजोरियों को अक्सर ज्यादा उभार देता है। पैसा अक्सर हमारे ऐसे पहलू पर रोशनी डालता है जिसके बारे में हम अनजान रहते हैं। इसीलिए अगर किसी आदमी को अचानक बहुत सी दौलत मिल जाए, जैसे कि पैतृक संपत्ति, तनख्वाह में भारी बढ़ोतरी या उसकी लॉटरी लग जाए, तो पैसा मिलने के कुछ समय बाद वो अपने पुराने हाल में पहुंच जाता है और कई बार तो उससे भी बुरे हाल में। पैसा आपके दिमाग में चल रहे कई सफलों पैटर्न को उजागर करता है और यह पैटर्न ऐसा कि आपकी अपनी
पूरी कमाई खर्च करनी है तो इस बात की बहुत संभावना है कि आपकी आमदनी बढ़ेगी तो आपका खर्च अपने आप बढ़ जाएगा। इसीलिए कहावत सही है, मूर्ख और उसके पैसे से शानदार दावतें होती हैं। मैंने यह कई बार कहा है कि हम स्कूल इसीलिए जाते हैं ताकि हम शैक्षणिक और व्यावसायिक काबिलियत को हासिल कर सकें। निश्चित रूप से यह दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमारी व्यावसायिक काबिलियत के कारण ही हम पैसा बनाना सीखते हैं। 1960 के दशक में जब मैं हाई स्कूल में था, यह माना जाता था कि अगर कोई पढ़ने लिखने में अच्छा है तो वह होनहार विद्यार्थी आगे चलकर डॉक्टर बनेगा। अक्सर उस बच्चे को यह नहीं पूछा जाता था कि क्या वह डॉक्टर बनना चाहेगा, यह मान लिया जाता था। इसी कारण यह था कि इस धंधे में सबसे ज्यादा पैसा नजर आता था। आज डॉक्टरों के सामने पैसे के बहुत से संकट है जो भगवान न करें किसी और के सामने हो। बीमा कंपनियां इस व्यवसाय पर काबू किए हैं, सरकार भी दखलें दे रही है और अदालतों में मुआवजे के केस दायर हो रहे हैं इत्यादि। आज बच्चे बास्केटबॉल स्टार बनना चाहते हैं, टाइगर वुड्स की तरह गोल्फर बनना चाहते हैं, कंप्यूटर विशेषज्ञ बनना चाहते हैं, मूवी स्टार, रॉक स्टार, ब्यूटी क्वीन या वॉल स्ट्रीट पर ट्रेडर बनना चाहते हैं। इसीलिए क्योंकि अब दौलत, शोहरत और इज्जत में इन्हीं जगहों पर है। इसी कारण स्कूलों में बच्चों को अच्छा पढ़ने के लिए प्रेरित करना मुश्किल हो गया है। ये जानते हैं कि व्यावसायिक सफलता का शैक्षणिक सफलता से कोई सीधा संबंध नहीं है जैसा कभी हुआ करता था, क्योंकि विद्यार्थियों में स्कूल छोड़ते समय पैसे की कोई समझ नहीं होती। इसलिए करोड़ों पढ़े लिखे लोग अपने कारोबार में तो सफल हो जाते हैं परंतु बाद में पैसे की तंगी से जूझते रहते हैं। वे ज्यादा मेहनत करते हैं परंतु अपनी समस्याओं से जीत नहीं पाते। उनकी शिक्षा में कमी यह नहीं कि उन्हें पैसा कमाना नहीं सिखाया गया, बल्कि यह है कि उन्हें पैसा खर्च करने का तरीका नहीं सिखाया गया। पैसा बनाने के बाद उसका किस तरह इस्तेमाल किया जाए और उसे किस तरह संभाला जाए, इसे पैसे की समझ कहते हैं। पैसा एक बार कमाने के बाद उसका क्या किया जाए, इसे अपने पास कितने लंबे समय तक रोका जाए और अपने पैसे से कड़ी मेहनत कैसे करवाई जाए, ज्यादातर लोग यह नहीं बता पाते क्योंकि पैसे की तंगी का कारण क्या है। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि उनमें कई सफलों की समझ नहीं होती है। कोई आदमी बहुत पढ़ा लिखा हो सकता है, अपने कारोबार में सफल हो सकता है, परंतु हो सकता है कि उसमें पैसे की बिल्कुल भी समझ न हो। ऐसे लोग अक्सर जरूरत से ज्यादा कड़ी मेहनत करते हैं क्योंकि उन्होंने कड़ी मेहनत करना तो सीखा है परंतु पैसे से अपने लिए कड़ी मेहनत करवाना नहीं सीखा। यह कहानी बताती है कि पैसे का सुख भरा अपना सुख भरा सपना किस तरह दुख भरे सपनों में बदल जाता है। यह कहानी बताती है कि पैसे का सुख भरा सपना किस तरह दुख भरे सपनों में बदल जाता है।